नमस्कार दोस्तों। काफ़ी दिन हो गया था, बातचीत नहीं हो पाई थी। आइए कुछ मज़ेदार बातें करते हैं, पर हर बार की तरह इसमें आपको कुछ मैसेज भी मिलेगा। वो बात करते हैं 1988 की, या उससे भी थोड़ी पहले की, जो लगभग मेरे ख्याल से हर किसी के साथ ऐसा हुआ होगा। मेरे पिताजी एक इंटर कॉलेज के टीचर थे। गवर्नमेंट जुबली इंटर कॉलेज है गोरखपुर में, वहाँ पे टीचर थे और मैथमेटिक्स और बायोलॉजी दोनों बड़ी अच्छी पढ़ाते थे। और हर ट्रेडिशनल पिता की तरह उनकी भी एक तमन्ना थी, उनकी भी एक इच्छा थी कि मेरा एक बेटा इंजीनियर बने और दूसरा बेटा डॉक्टर। अच्छा, हम लोग के ज़माने में इंजीनियर डॉक्टर के अलावा कोई कुछ सोचता ही नहीं था। बस यही दो चीज़ थी, सभी यही चाहते थे कि इंजीनियर डॉक्टर बने। अच्छा, उसके लिए कैसे बने ये कोई नहीं बताता था, बस बनना है। वो पैदा हुआ तो एकदम बुम्बन ईरानी की तरह, बस ये तो इंजीनियर बनेगा। उसी पर उन्होंने फिल्म भी बनाई है। उसी तरह से ये लोग कैसे बनेगा और क्यों बनेगा, या इसके बनने से फ़ायदा नुकसान क्या है, ये किसी को पता ही नहीं। आज भी ज़्यादातर गार्जियन अपने बच्चे को अपनी थोप तो देते हैं कि ये बनना है, पर क्यों बने, उसे उसका क्या फ़ायदा है, ये नहीं बताते। कैसे बने शायद ये भी नहीं बताते। ज़्यादातर के पास तो समय ही नहीं देने को बच्चों को। तो उसी तरह से मेरे पिताजी भी चाहते थे कि मैं इंजीनियर बनूं। अब इंजीनियर बनाने के लिए उन्होंने गवर्नमेंट जुबली इंटर कॉलेज में मेरा एडमिशन करा दिया। कॉलेज की हालत अपने आप में अद्भुत थी, विलक्षण थी। 100 साल पुराना विद्यालय था। 100 साल पुराना विद्यालय था और उस विद्यालय में वैसे ही टीचर्स आते थे। हालांकि बहुत सारे गुरुजन बहुत अच्छे थे, पर ज़्यादातर ऐसे ही थे जैसे आज की डेट में सरकारी। 100 साल पुराना विद्यालय था, सरकारी विद्यालय था। ज़्यादातर गुरुजन बहुत अच्छे थे, पर कुछ वैसे ही थे जैसे आजकल सरकारी स्कूलों में होते हैं या सरकारी किसी विभाग में होते हैं। तो उसका रिजल्ट ये था कि जैसे एक सामाजिक विज्ञान के गुरुजी थे, वो पूरे साल भर आते ही नहीं थे और वो धूत क्रीड़ा के बड़े विशेषज्ञ थे। धूत क्रीड़ा का मतलब होता है जुआ खेलने के। नहीं, मैं बिल्कुल मजाक नहीं कर रहा हूँ, मैं बिल्कुल गंभीर बात कर रहा हूँ। और उनकी हालत ये थी कि बगल में कैंपस में रहते थे, उनका अपना मकान था अलॉटेड, उसमें वो और उनके चेला चपाड़ी, उनके यार दोस्त बैठ के जुआ खेलते थे। बोतलें भी जाया करती थी और उसमें बाकायदा कोडवर्ड था। ऐसे नहीं कोई पहुंच गया, क्या पता पुलिस आ जाए। तो दरवाजे पे जाके नाक कर जाता था, लोग नाक करते थे कि गुरुजी दरवाज़ा खोलिए, लौकी लाए हैं। तो दरवाज़ा खुलता था। तो एक दिन हमारे किसी क्लास के लौंडे ने तड़ लिया कि यार ये तो लौकी वाला पासवर्ड है। तो ये गेट पे पहुंच गया, बोला गुरुजी लौकी लाए हैं। 5-7 बार चिल्लाया तो अंदर से डांटे, भाग ऐसे। साला आज का पासवर्ड कोहड़ा है, हम लोग सब समझते हैं। तो इस तरह के गुरुजी थे। एक गुरुजी हिंदी पढ़ाते थे। 5th-6th पीरियड उनकी थी, इंटरवल के बाद 5वीं और 6वीं घंटी उनको मिलती थी। और पूरे 2 साल में उनका सूर, कबीर और तुलसी से आगे बढ़ ही नहीं पाए। वो कारण ये था, वो किताब खोलते थे, मेज पे बैठ जाते थे और बच्चे सामने। अच्छा, हम लोग परेशान थे कि इनको 2 पीरियड क्यों मिला है, ना मैथ को 2 पीरियड नहीं मिला, बाकी सब्जेक्ट को 2 पीरियड नहीं मिला, पर इनको 2 पीरियड क्यों मिला हुआ है। तो उसका कारण ये था कि किताब उठाते थे, पहला चैप्टर कबीरदास, गुरु गोविंदो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंदियो बताए। अर्थात कबीरदास जी कहते हैं कि गुरु और गोविंद दोनों खड़े हैं। अब किताब पलट देते थे। एक बार की बात है, मैं काशी जा रहा था। अब उनकी कहानी शुरू होती थी। उस कहानी में न कोई स्टोरी थी, न कोई ड्रामा था, न कोई इमोशंस थे, न कोई कॉमेडी थी, न रोमांस था, न ट्रेजेडी थी, न एक्शन था, न मार धाड़, कुछ भी नहीं था। वो था ना कि मार धाड़ एक्शन से भरपूर गीत संगीत, कहीं कुछ नहीं, बस कहानी के नाम पे कहानी थी। लोग बताते हैं कहानी कला में उन्होंने रिसर्च किया हुआ था, पर सच्चाई है कि उनकी कहानी में कोई रस ही नहीं था। उसका परिणाम ये होता था कि लड़के खाना खा के आए होते थे इंटरवल में और वो धीरे धीरे झपकी मारने लगते थे। तो गुरुजी अपनी कहानी में मगन रहते थे। एकाएक उनकी नज़र पड़ती कि लड़का तो सो रहा है, पर धीरे से दबे पांव, बिल्कुल जैसे तेंदुए जाते हैं शिकार करने, वैसे गुरुजी शिकार करने जाते थे। हम लोग सतर्क हो जाते थे कि बस अब पिटा, अब पिटा, अब पिटा। और एकाएक उसके सिर पे पटाख पटाख, उसकी पीठ पे या सिर पे 5-7 हाथ मारते थे। कहते थे जाओ पहले मुंह धो के आओ। पूरी क्लास का फ्री में मनोरंजन हो जाता था
और वो बच्चा बेचारा झेप जाता था। फिर गुरुजी फिर दूसरी कहानी पे लग जाते थे। तो एक एक कहानी उनकी कई कई घंटियाँ चलती थी और उस चक्कर में सुनते वो लड़ लड़ के 2 पीरियड लेते थे, कहते थे नहीं 3 पीरियड मेरा होना चाहिए हिंदी का। उसका परिणाम ये हुआ कि सूर कबीर तुलसी से हम लोग आगे बढ़ ही नहीं पाए। एक केमिस्ट्री के गुरुजी थे, प्रसिद्ध थे, विश्व प्रसिद्ध, स्मार्ट से थे, बिल्कुल अमिताभ बच्चन स्टाइल में, मोपेड से आते थे। उनका ये था कि आते ही पहला काम करते थे वो फर्स्ट ईयर में एक टेस्ट लेते थे। टेस्ट भी महामारक टाइप का टेस्ट। आईआईटी रुड़की की गाइड आती थी, उस गाइड को उठाते थे, उसमें से क्वेश्चन बना के अब वो फर्स्ट ईयर के बच्चे को आईआईटी का टेस्ट लेते थे कि ये टेस्ट है तुम लोगों का। और जैसा कि अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो मैक्सिमम पाता था वो 1 नंबर पाता था और मिनिमम -70 -78 तक जाता था। तो सारे बच्चों के गार्जियन बुलाए जाते थे, कुछ तो नंबर पाके ही पिट जाते थे घर पे। बाकी जो बच्चे थे उनके गार्जियन आते थे घर पे, स्कूल पे, तो गुरुजी उनसे कहते थे देखिए ऐसा है, ये साला तो हो जाएगा फेल, मैंने टेस्ट लिया है -78 पाया, बताइए ना, यह तो धर्मशाला पे मट्टी का तेल बेचेगा। अब धर्मशाला पे मट्टी का तेल बेचने का सुन के बाप बाप घबरा जाए, तो गुरुजी क्या करें? बोला देखिए इसको किसी कायदे के टीचर से पढ़वाइए, नहीं तो ये ख़त्म हो जाएगा। पता नहीं कैसे हाई स्कूल में फर्स्ट आ गया था, इंटर में तो ये बुरी तरह फेल होगा, आपका नखिया कटवा देगा। तो नखिया कटवाना इतनी खतरनाक चीज़ है इस दुनिया में कि नखिया कटवाने, सबसे पहले नखिया सुपर नखा की कटी थी, उस चक्कर में रामायण हो गई थी, पूरा युद्ध हो गया था। तो नखिया कटवाने के भय से माँ बाप भागते थे, गुरुजी आप ही पढ़ा दीजिए। अब आप इतना जिद कर रहे हैं तो चलिए ठीक है, तो उसको भेज दीजिए सुबह। ऐसा करे, सुन रहे, सुबह 4 बजे वाले बैच में आ जाना। तो गुरुजी का क्लास 4 बजे से शुरू होता था और रात में 11 बजे तक चलता था। बीच में 4-5 घंटा स्कूल में भी पढ़ाने आते थे। स्कूल में पढ़ाने आते थे तो पहले ही चौराहे पे बढ़िया कचर के पान खा लेते थे, मुंह में पान घुला रहता था। तो क्लास में तो एक को शब्द बोलते नहीं थे, उनकी बोली केवल ट्यूशन में निकलती थी। हाहाकारी ट्यूशन पढ़ाते थे, जोरदार पैसा कमाते थे। और अगर कहीं गलती से, उस ज़माने में एक प्रथा थी, एक परंपरा थी कि अगर टीचर का बेटा है तो उससे ट्यूशन की फीस नहीं दी जाती थी। तो कहीं गलती से कोई टीचर का बच्चा चला जाता था तो उसको लड़कियों के बैच में डालते थे। बच्चा तो बड़ा खुश होता था कि साला बढ़िया लाइफ बन गई यार, तो लड़की को बैच में आ गया। पर जब गुरुजी उसको लड़की के बैच में बना के पढ़ा के टारगेट बनाते थे, उसको बेइज्जत करते थे। का रे साला आज भी नहीं नहा के आया, क्या रे तुम, इतना उसको बेइज्जत करते थे कि लड़का 2-3 दिन में ही भाग जाता था। तो फिर गुरुजी उस जगह पे किसी दूसरी लड़की को बैठा देते थे। तो ऐसे करके उसको फीस न मिलने पे गुरुजी ऐसा बर्ताव करते थे। गुरुजी जहाँ हैं स्वस्थ रहें, मस्त रहें, पर गुरुजी आप बड़ा गलत करते थे, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। आपको सारे बच्चों को एक आंख से देखना चाहिए था। और गुरुजी प्रैक्टिकल में भी उन बच्चों को ज़्यादा नंबर दिलाते थे जो बच्चे उनसे ट्यूशन पढ़ते थे। और अगर कहीं बच्चे के बाप किसी ढंग के अधिकारी हैं या किसी ऐसे पद पे हैं कि लाभ के पद पे हैं, तो गुरुजी उसके लिए फिर उसकी गैया की भी सेवा करने को तैयार रहते थे। तो गुरुजी ऐसा नहीं करना चाहिए, किसी भी गुरु को ऐसा नहीं करना चाहिए। हर गुरु को अपने बच्चों को एक समान देखना चाहिए था। तो इस तरह के माहौल में हम लोग पढ़ते थे। मैथमेटिक्स एक गुरुजी पढ़ाने आते थे, वो पूरी क्लास में एक शब्द बोलते भी नहीं थे। चाक रजिस्टर लेके आए और अटेंडेंस लेते थे। एक तो साला 10 मिनट अटेंडेंस लेने में लगता था। एक टीचर आए थे खरे साहब, तो एक हमारे मित्र थे रामाशंकर जायसवाल। उनकी कथा ये कि रामाशंकर जायसवाल के पिताजी ने अध्यापक आदमी थे, तो वो मकान ढूंढ रहे थे किराए के लिए। तो उनको सबसे सस्ता किराए का मकान चाहिए था। वो 1 रुपये में 3 अठन्नी खोजने के माहिर थे। तो उनको कोई बताया एक मकान था जो किराए पर उठता ही नहीं था, इसलिए चूंकि वो बैंड वालों के मोहल्ले में था, वहाँ 25-30 बैंड वाले रहते थे, बैंड की कंपनियाँ थी। उसी मोहल्ले में एक मकान था जो किराए पर उठता ही नहीं था, कोई लेता ही नहीं था, इतना शोर होता था, दिन भर साला पै 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 होता रहता था। तो गुरुजी को मकान जम गया और रमाशंकर को वहीं लगा दिया कि तुम पढ़ो। खाना गुरुजी बनाते थे और रमाशंकर पढ़ते थे। अब दिन भर वहाँ साजन मेरा इसका पार है बजता था। दिन भर जो है एक से एक गाने, उसमें बड़ा हिट हुआ था एक गाना कि कोई नहीं है यहाँ तेरे बिन। तो ऐसे करके दिन भर वहाँ गाने बजते थे, ये वादा न तोड़, ये वादा न तोड़। तो जैसे ही गाना बजना शुरू करे रमाशंकर हिल जाए, इनका कलेजा हिल जाए। तो अब ये कैसे पढ़े उसमें? तो बाद में रमाशंकर ने बड़े अध्ययन, बड़ा तपस्या किया और अपने आप को बैंड के गानों के साथ एडजस्ट कर लिया। तो इधर गाना बजता था कि ये वादा ना तोड़, तो रमाशंकर उस समय हिलते डुलते हुए पढ़ते थे, नृत्य करते हुए पढ़ते थे। आज हालत ये है कि एक विभाग में सरकारी अधिकारी हैं और कमरा बंद करके सारे फाइल पे काम करते हैं, क्योंकि गाना बजा के नाचते रहते हैं और उसी में काम करते हैं। तो ये रमाशंकर के साथ हुआ। तो इस तरह का माहौल था। तो गुरुजी मैथ पढ़ाने आते थे, तो गुरुजी ने सारे सवाल रट रखे थे, सीधे आते थे। सवाल नंबर 2 पूरा
चाक से लिख डालते थे, एक शब्द बोलते नहीं थे, मन करे नोट करो, मन करे जहन्नुम में जाओ। उसके बाद 7वां अपने मन से जो उनको समझ में आता था नोट कराते थे। रमाशंकर जैसे लोग नोट करते थे, हम जैसे लोग समझ नहीं पाए हो क्या रहा है, जब तक समझ में आवे घंटी बज जाए। बहुत सारे गुरुजी 5 मिनट लेट आते थे और 5 मिनट पहले ही घंटी का पूर्वानुमान लगा के निकल लेते थे। तो ऐसे करके चलता था। तो मैथमेटिक्स कितनी मजबूत हो गई आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। रमाशंकर जी अटेंडेंस चल रही थी, गांव से आए थे, खरे साहब फिजिक्स के टीचर थे, वो अटेंडेंस ले रहे थे, इनका रोल नंबर था 6। तो बोल रहे हैं 1 2 3 4 5 6 6, रमाशंकर चुप, 6, 5-6 बार बोले 6 6, रमाशंकर चुप, बोले तुम 6 हो ना, बोला नहीं सर 6। तो ये माहौल था। अटेंडेंस में ठीक ठाक समय लगता था। कोई ऐसा बोल दे लड़के हंस दे तो कौन था रे, कौन था, कौन बोला रे, कौन उपस्थित बोले, कौन प्रेजेंट सर, यस सर। वही में कोई कुछ छेड़खानी कर दे तो गुरुजी पीटने निकल जाए। पिटाई के बाद बड़ा मनोरम, बड़ा सुरम्य वातावरण हो जाए, लड़के उसमें खुश हो जाए, उस चक्कर में 5-10 मिनट निकल जाए। एक इंग्लिश पढ़ाते थे गुरुजी, श्री मती उल हक अंसारी, ना उनका नाम था मती उल हक अंसारी। लड़के उनके और किसी के नाम के आगे श्री लगावे, उनके नाम के आगे श्री जरूर लगाते थे, श्री मती उल हक अंसारी। वो इंग्लिश पढ़ाते थे। इंग्लिश से कितना प्रेम है हम बच्चों को आपको पता ही है। उनकी प्रॉब्लम क्या थी कि उनको कोई अगर फीस दे देता था, वो क्लास टीचर थे, तो जैसे कोई फीस देता था तो पागल हो जाते थे। अरे यार तुम लोग, अच्छा लड़के फीस डे के दिन कोई फीस देता ही नहीं किसी को। फीस डे केवल खेलने के लिए होता था। महीने में एक दिन फीस डे होता था 15 तारीख को। उस दिन सारे बच्चे केवल क्रिकेट खेलते थे, या जिसको एक गेंदा भड़बड़, बड़ा अंतर्राष्ट्रीय किस्म का गेम था, गेंदा भड़बड़, गेंदाड़ी या गेंदा भड़बड़। उसमें छोटे छोटे टुकड़े ईंट के पत्थरों के इकट्ठा करके उसको गेंद से फोड़ के और फिर गेंद से एक दूसरे को मारने वाला खेल होता था। जिसको लगती थी गद्द से वो फिर वो दूसरे को मारता था। तो जिसके पीठ पे बढ़िया से गद्द से बच जाती थी, 5-7 दिन तक उस जगह जलन होती थी, तो गेंदा भड़बड़। तो ये सारे खेल फीस डे के दिन होते थे, या बाकी क्लास खाली रहने की जबरदस्त परंपरा थी। 8 पीरियड है तो 3-4 तो पक्का खाली रहेंगी। खाली है तो पता चला हों मचा हुआ है, चौं चौं हो रहा है, एक कोई गुरु घुसे और 5-7 लात किसी को मार के निकल लिए। ऐसे करके पूरा दिन कटता था। तो इस तरह से पढ़ाई लिखाई चल रही थी। तो गुरुजी फीस डे के दिन कोई फीस नहीं देता था, और जैसे ही अगला दिन आए कोई ना कोई फीस लेके खड़ा जाए, सर फीस। अरे यार तुम लोग नरक कर दिए हो साला, फीस टाइम पे क्यों नहीं देते हो। अब उनकी प्रॉब्लम क्या थी कि वो हिसाब किताब में बड़े पक्के थे। पहले अपना पिछला बैलेंस, फिर उसमें ये रुपया जोड़ना, उसका डिटेल बनाना, फिर बैलेंस जोड़ के फिर नया पेज पे ले जाना, ये सब पूरा, फिर सारा पैसा नोट बाई नोट मिलाना, फिर उसका डिटेल लिखना, फिर सारे पैसे को दोबारा चेक करना, फिर महा टोटल से मिलाना। ऐसे करते करते पूरा पीरियड निकल जाता था। तो रोज कोई ना कोई लौंडा सेट रहता था, कोई फीस पकड़ा देता था। अरे यार तो क्लास में 70-80 बच्चे हैं, 30 दिन का महीना, 25-15-20 दिन पढ़ाई होती थी। डेली 1-2 लड़के फीस पकड़ा दें, पूरा महीना निकल गया। उस चक्कर में अंग्रेजी तबाह हो गई हम लोग की। अब हम लोग को इंजीनियर बनना था। मैथमेटिक्स का ये हाल हो गया, फिजिक्स का हाल का था, बस ऐसे ही चलता था कि कहाँ कौन कोर्स पूरा हुआ नहीं हुआ, कोई पढ़ा नहीं पढ़ा, क्या हुआ, ऐसे ही सब चलता था। वो तो आदमी स्वाध्याय से थोड़ी बहुत पढ़ाई कर लेता था। ट्यूशन की उस समय परंपरा नहीं थी, पिताजी के पास उतने पैसे नहीं थे, कोचिंग का सिस्टम उतना बड़ा नहीं था। एक आध कोचिंगें चलती भी थी तो वहाँ एडमिशन कोई नहीं करा सकता था, पैसे ही नहीं थे। 10,000 रुपये लगता था, एक कोचिंग चलती थी यहाँ पे। तो किसी तरह भाई साहब IIT इंजीनियर बनना है, तो इंजीनियर बनने के लिए ये हुआ कि IIT में जाना है, या तो IIT होता है, या रुड़की होता है, या MNR, यही 3 होता था। तो सबसे पहले IIT का फॉर्म भरना होता था। अब IIT के फार्म में, या जितने भी फार्म उस समय आते थे, उसकी सबसे बड़ी आफत थी बैंक ड्राफ्ट बनवाना। बैंक ड्राफ्ट नाम की एक चीज़ होती थी, वो बनता था। बैंक ड्राफ्ट के लिए लंबी लंबी लाइनें लगती थी। स्टेट बैंक था मेन ब्रांच, वहाँ एक सरदार जी बैंक ड्राफ्ट बनाते थे। ऐसा रच रच के बनाते थे जैसे कोई पिकासो अपनी मूर्ति, अपनी चित्रकला बनाते हो रच रच के, या कोई बहुत बड़ा चित्रकार या मूर्तिकार अपनी मूर्तियां बनाता था रच रच के, वैसे वो बैंक ड्राफ्ट बनाते थे। उनके सामने मेरा ख्याल है हजारों की लाइन, वो लाइन ऐसे टहलते हुए, सर्पाकार होते हुए, घूमते हुए, बाहर से 4 चक्कर लेके फिर वापस पहुंच जाती थी। पता नहीं चलता था कि सींग किधर है, पुछाड़ा किधर है। कई बार लोग सींग की तरफ घुस जाते थे तो हो हल्ला मचता था, एयर से लाइन बात, मतलब अगला सिरा पिछला सिरा पता ही नहीं चलता था। वहाँ घंटों महीनों की तपस्या के बाद ड्राफ्ट बनता था। तो हम लोग गए ड्राफ्ट बनवाने, किसी तरह बड़ा लड़ाई झगड़े के बाद किसी तरह ड्राफ्ट बना। आफत क्या आ गई कि जल्दीबाजी, इतना लेट हो गया
कि रुड़की का ड्राफ्ट आईआईटी में घुस गया और आईआईटी का ड्राफ्ट रुड़की में चला गया। ड्राफ्ट की शक्ल एक जैसी होती है, बहुत बेसिक अंतर नहीं होता है, केवल पेएबल वाले में होता है, नाम केवल चेंज होता है, बाकी अमाउंट वगैरह करीब करीब बराबर होते थे। भाई साहब ससम्मान ड्राफ्ट चला गया, 1 महीने बाद वहाँ से वापस आया और 150 पेनाल्टी के साथ दोबारा गया, उस चक्कर में फिर पिटाई हुई। अच्छा, हम लोग की डबल आफत थी, पिताजी अध्यापक थे तो घर में भी पिटते थे और बाहर भी पिटते थे। आज तक कभी पिताजी ने मुझे मैथमेटिक्स नहीं पढ़ाई और बायोलॉजी भी नहीं पढ़ाई, बस एक काम किया, नियम से किया, पीटा, और सारे टीचर पीटते थे। हमारे स्टाफ रूम में कहावत थी कि बच्चों को रोज मारो, आपको वजह पता हो चाहे ना पता हो, लौंडों को सब पता रहता है काहे मार खा रहे हैं, इसलिए रोज मारो। तो खाली गिरा गिरा के मारने का खेल होता था। हमें लगता है टीचरों की भर्ती उस समय मार्कशीट वगैरह पे नहीं होती थी, डिग्रियों पे नहीं होती थी, इस स्टाइल पे होती थी, कौन कितना बढ़िया पीट सकता है। कोई चिकोटी एक्सपर्ट था, कोई घूसा मारने का एक्सपर्ट था, कोई मुक्के से मारता था, कोई बाल बड़ा बढ़िया खींचता था, कोई गिरा गिरा मारता था, कोई हथवा ऐंठ के टेढ़ा करके एकदम ममोड़ के उसके बाद मारता था, कोई पेंसिल से मारता था कोंच कोंच के, कोई डस्टर चला के मारने का वो कौन सा था कि वाणी आवाज़ सुन के ध्वनि बेधक यंत्र या ध्वनि बाण चलाने वाला, ये आवाज़ सुना और डस्टर चला दिया, इस तरह का था। तो ऐसे ऐसे प्रवीण थे। कुछ तो बेहा का डंडा मंगवाते थे स्टूडेंट से, जाओ बढ़िया डंडा लेके आओ, और डंडा अगर ख़राब आया तो दोबारा भेजते थे, नहीं ये बढ़िया नहीं है, जाओ। अब बताइए ज़रा, सोचिए, कत्ल करने का भी हथियार बेचारा खुद लेके जा रहा है। तो 4 डंडा लेके जाता था, उसमें जो बेस्ट डंडा होता था उससे गिरा गिरा के पिटाई होती थी, कुछ बिना कहे टूट पड़ते थे। मतलब मारने का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं था। कोई टीचर किधर से आया, 4 लात मारा, चल दिया, बस मारो मारो मारो। तो ऐसे में पढ़ाई चल रही थी और बनना था इंजीनियर। फॉर्म भर दिया गया, आईआईटी का एंट्रेंस एग्ज़ाम हुआ। मुझे अच्छी तरह याद है, मैंने अपने हिसाब से भरपूर तैयारी की थी, जो भी किताबें थी। हमारे यहाँ जो कुछ दोस्त थे जो कोचिंग वगैरह करते थे, उनसे कॉपी पे लेके, समझ में तो कुछ आता नहीं था, मैक्सिमम चीज़ें पल्ले पड़ती नहीं थी। जब बेस ख़राब था, बेस की पढ़ाई नींव मजबूत नहीं थी, कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर था नहीं, भाई साहब आईआईटी देने चला गया। आईआईटी मुझे अच्छी तरह याद है, मैंने जो इतनी ज़बरदस्त तैयारी की थी, मैं ऑलमोस्ट हमेशा फर्स्ट क्लास रहा हूँ। प्रथम श्रेणी में सारी परीक्षाएं करीब करीब उत्तीर्ण की है मैंने। उसके बावजूद आईआईटी में मुझे एक भी सवाल समझ में नहीं आया था। ये सवाल पूछ क्या रहा है, लगाना तो दूर की बात है। लोग बताते हैं, उस ज़माने में बताते थे कि आईआईटी, उस समय सीधे आईआईटी का सीधे एग्ज़ाम ही होता था, मेंस प्री इस टाइप का मामला नहीं था। लोग बताते हैं कि एक कमेटी उनकी होती है जो पूरे साल केवल पेपर बनाती है। पेपर बना के, उनका काम ही होता है पेपर बनाना। हर साल कुछ ऐसे सवाल इंट्रोड्यूस किए जाते हैं जो पहले कभी देखे ही नहीं गए हैं, और उस पर कॉन्सेप्ट बनते हैं। उस तरह का आईआईटी का एंट्रेंस होता था। तो आज इतना आश्चर्य होता है कि आईआईटी जैसा एग्ज़ाम पास करने के बाद एक बंदा जिसको लाखों करोड़ों का पैकेज या तो मिला होगा या मिल सकता होगा, वो बंदा गोरखनाथ मंदिर में कूद गया बांका लेके। ये क्या पढ़ा रहे हैं आप लोग, क्या सिखा रहे हैं अपने बच्चों को? इतना कठिन एग्जाम, दुनिया का इतना कठिन एग्जाम, लाखों बच्चे एग्जाम देते हैं, उनमें से कुछ सेलेक्ट होते हैं, और वो बंदा कोई श्री मुर्तजा हसन अब्बासी जी हैं, वो आईआईटी, वो भी मुंबई का आईआईटी, लोग बताते हैं कि विश्व स्तरीय आईआईटी है, इंडिया का सबसे बढ़िया आईआईटी है, इंडिया टुडे मैगजीन में अक्सर रैंकिंग उसकी फर्स्ट आती है। वहाँ से इंजीनियरिंग करने के बाद वो साहब इंजीनियर न बन के बांका लेके मैदान में कूद गए गोरखनाथ मंदिर के, और लगे सुरक्षा कर्मियों को दौड़ाने। हमारे एक मित्र थे, एक बार किसी कार्यक्रम में गए तो इतनी उत्तेजित हो गए, इतना एक्साइट हो गए कि कार्यक्रम शुरू होने के पहले ही गाना गाने लगे। मतलब मंच पे चढ़े और अभी उनको बोलना था या माइक ऑन नहीं हुआ था, पहले उत्साह में बोल गए। तो वो, मुझे तो लगता है कि उत्साह में वो चला दिया, वरना शायद उसकी प्लानिंग कुछ और थी। वो मंदिर में रैकी करने गया और उससे रहा नहीं गया, इतना जहर उसके मन में भरा हुआ था कि वो अपने को रोक नहीं पाया, कूद पड़ा। वो रैकी के लिए गया होगा या किसी को मारने गया होगा या मिस इन्फॉर्म्ड होगा, उसे लगा होगा कि बाबा जी आएंगे, और चूंकि लगातार ऐसी चीज़ें होने से लोग लापरवाह हो जाते हैं, तो शायद वो बांका लेके कूद पड़ता कहीं पेड़ से, जिस तरह का था, पर वो मिस इन्फॉर्म्ड हो गया या रोक नहीं पाया अपने आप को, या जो भी रहा हो। मतलब आप एक बार सोचना चाहिए, भारतवर्ष के लोगों को सोचना चाहिए, खासकर उसकी कम्युनिटी के लोगों को सोचना चाहिए जो मुस्लिम लोग हैं, कि इतना पढ़ने के बाद आप बांका लेके मंदिर तोड़ने जा रहे हो, मंदिर में किसी को मारने जा रहे हो।
ये तो बुत परस्ती का मामला हो गया फिर तो। मतलब आप 1400 साल पहले भी आप बुत तोड़ते थे और आज भी आपका मौका मिले तो इंजीनियरिंग पढ़ने के बाद भी आप बुत ही तोड़ोगे। आप मंदिर के महंत को मारोगे जो कि आज की डेट में मुख्यमंत्री हैं यहाँ के, इतने शक्तिशाली हैं बेचारे, दिन रात अपने लगे हुए हैं जनता की सेवा के लिए। वो आपका टारगेट है। आप वो भी आईआईटी से इंजीनियरिंग करने के बाद उस आईआईटी से जहाँ मुझे एक सवाल नहीं समझ में आया था, बताते हैं लोग ओसामा बिन लादेन भी इंजीनियरिंग पढ़ा हुआ था, इंजीनियरिंग किया हुआ था। तो ये कौन सी शिक्षा और इस शिक्षा पे कौन से विचार भारी हो रहे हैं। और सबसे दुख की बात कि मेरे कम से कम 10 मित्रों से मेरी बात हुई, मुस्लिम मित्रों से, एक भी आदमी उसकी निंदा नहीं कर रहा है। मैं गारंटी देता हूँ कि कोई भी समाज में कोई आदमी गलत काम करता है तो मैक्सिमम लोग उसकी निंदा शुरू कर देते हैं कि ये गलत किया। आज तक मैं ब्राह्मण हूँ जाति का, आज भी हम लोग रावण को जलाते हैं क्योंकि रावण हमारी संस्कृति में किसी की पत्नी का अपहरण कतई किसी को अलाउड नहीं है। उसने उस समय किया था, क्या परिस्थिति मुझे पता नहीं, उसके बावजूद आज तक हम लोग पुतला जलाते हैं, हम उसके वाहक हैं। और आप एक आदमी की निंदा नहीं करो जिससे मैंने सुना, एक ही लाइन बोला, अरे वो डिप्रेशन में था। भाई डिप्रेशन में था तो एक सुअर काटता और कहीं फेंक देता, फिर देखिए कैसा बवाल होता है। या कुछ नहीं करता, कुरान की बेअदबी कर देता, फिर देखते कैसे मारा जाता। उसको डिप्रेशन में था तो खुद को चक्कू मार लेता। डिप्रेशन में था तो उसको मंदिर में, पूरे शहर में, पूरे दुनिया में घूम रहा था, फ्लाइट से जा रहा था, ट्रेन से जा रहा था, तब वो डिप्रेशन में नहीं था। माता पिता कह रहे हैं मानसिक रूप से गड़बड़ था, अकेले यात्रा कर रहा था, टिकट कटा रहा था, रिजर्वेशन कर रहा था। उसके यहाँ जाकिर नाइक का चेला था। ये जाकिर नाइक मिल जाए इसको दौड़ा के मारने की जरूरत है। इसके जितने चेले हैं इसी टाइप के मिलते हैं। कल एक इंजीनियरिंग का स्टूडेंट बता रहा था कि मेरा एक दोस्त था, वो घर जाता ही नहीं था, वो मस्जिद में ही रहता था, मस्जिद से उसकी फीस भरी जाती थी, वो उसको बम बनाना सिखाते थे। इंजीनियरिंग करके वो पूरा लीगी हो गया था, फंडामेंटलिस्ट हो गया था। ये कौन सा फंडामेंटलिस्ट है भैया? आप क्या दे रहे हो देश को? कहाँ अपने बच्चों को ले जा रहे हो? और सबसे बड़ी बात है कि उसकी आप निंदा नहीं कर रहे हो। जब तक आप निंदा नहीं करोगे ना, इन चीज़ों को बढ़ावा मिलेगा और ऑटोमेटिक पोलराइजेशन होगा, फिर आप रोक नहीं पाओगे, फिर आर्थिक बहिष्कार शुरू हो जाएगा, फिर आपको देख के नफरत शुरू हो जाएगी। उसमें बेचारे गेहूं के साथ घुन पीसेंगे। ऐसा नहीं कि सारे मुसलमान खराब हैं और ऐसा नहीं कि सारे हिंदू अच्छे हैं या बुरे हैं, हर जगह अच्छे बुरे लोग हैं, इसमें हिंदू मुसलमान से कोई लेना नहीं है। पर जब आप किसी अपराधी को बचाने लगते हैं, जब आप किसी गलत का साथ देने लगते हैं, तो फिर चीज़ें बड़ी विकराल रूप ले लेती हैं। मेरा आपसे निवेदन है कि आप इससे बचो, आप सच को सच और गलत को गलत कहो, वरना हिंदुस्तान का आप बंटवारे की तरफ ले जा रहे हो। और ये बंटवारा दूसरे तरीके से होगा, ये बंटवारा वैसा नहीं होगा, आपको कुछ मिलेगा नहीं और आप बिल्कुल दोयम दर्जे के नागरिक बना दिए जाएंगे। आप नफरत के शिकार होंगे और जिस भी कौम के साथ नफरत होने लगती है फिर वो कौम ख़त्म हो जाती है। मेरा आप जो सबसे निवेदन है, मुझे मैं फ़ैन हूँ कलाम साहब का, मुझे कलाम साहब जैसा मुसलमान चाहिए, मुझे वीर अब्दुल हमीद जैसा मुसलमान चाहिए, मुझे ऐसे लोगों का फैन, मुझे रहीम चाहिए, मुझे रसखान चाहिए, ऐसे मुसलमान चाहिए। ऐसे मुसलमान बनिए और देश की मुख्य धारा में चलिए। ये देश इस समय बहुत अच्छी दिशा में जा रहा है, सारे लोग आगे बढ़ रहे हैं। 135 करोड़ लोग प्रतिदिन देश को आगे बढ़ाने के लिए खुद को बढ़ा रहे हैं, तो देश आगे बढ़ रहा है। उसमें आप बाधा मत पैदा करिए और इस तरह की घटिया हरकत मत करिए। आपकी एक छोटी सी हरकत से और आपके बचाव करने से ये मामला किधर जा रहा है आपको भी अंदाज़ा नहीं है। मेरा आपको हाथ जोड़ के निवेदन है कि खासकर जो लोग उसे बचाव कर रहे हैं, ऐसी चीज़ों को प्रश्रय दे रहे हैं, वो बंद करें। आपको पता नहीं गलतियां आप करेंगे और सिला इसका आपकी पीढ़ियां भुगतेंगी। कहाँ पहुँचेगा देश? ये इस देश को मिलकर आगे बढ़ाइए।